अभी तक हमने फिजिक्स में और बायो में कुछ टॉपिक्स रिवाइज किए। फिजिक्स में पूरा मिरर लगभग रिवाइज हो गया, केवल न्यूमेरिकल पार्ट बचा है। केमिस्ट्री में बात करें तो एक चैप्टर रिवाइज हो चुका है, और बायो में बात करें तो मेन हमने 2 टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं, और उसमें बायो में और सर्कुलेटरी वगैरह है वो अपलोड होती रहेगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। हम एक चैप्टर लाए हैं। अब सोच रहे हो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नहीं लाए। सेकंड चैप्टर इसलिए नहीं लाए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ उसमें थोड़ा सा क्या है कि 5th चैप्टर की चीजों का यूज होता है, तो इसलिए हमने सोचा पहले 5th चैप्टर ही पढ़ा जाए, क्योंकि बेसिक चीजें केमिस्ट्री की जब पता होंगी तभी वो चैप्टर्स पढ़ने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले चैप्टर हमने सोचा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया जाए। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर शुरू करेंगे तो देखो ये चैप्टर क्या है, लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि उसमें ये लोग डरते हैं कि पीरियोडिक टेबल इतनी बड़ी है तो उसके बारे में कैसे क्या पढ़ेंगे, जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर इसको कायदे से पढ़ा जाए तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अब देखो पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाने में क्या है, लोग अलग अलग बुक से पढ़ रहे होंगे, तो मैं बुक ना ऑप्ट करके मैंने अपने खुद के नोट्स इस चैप्टर में अटैच किए। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको मैंने प्रेस्क्राइब कर दिया, मतलब उसको अटैच कर दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो अब नोट्स कौन से मैं दिखा भी दूं। जो नोट्स अटैच किए हैं वो ये वाले हैं, इसको आप इसकी कॉपी निकाल सकते हो। ठीक है, अपना मैं इसी नोट्स को मतलब पूरा एक एक लाइन चीज एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा इसी में, तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक तो टेबल के बारे में पढ़ना, एक पीरियोडिक टेबल तक का हिस्ट्री जो है वहां तक की, और फिर एक उसकी प्रॉपर्टीज। तो 2 पार्ट है, दोनों कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक, तो पहले अब हम बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर की शुरुआत की जाए तो देखो सबसे पहले बात की जाए कि क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी। वर्ड आता है, ये वर्ड आता है, बायो में भी यूज होता है। अब बायो में तो नहीं, केमिस्ट्री में बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो जब क्या है कि 2 एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, तो प्रॉपर्टीज उनकी पढ़ी जा सकती है। भाई 2-3 लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, लेकिन अब क्या है, एलिमेंट खोजे जा रहे। आज पता है कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। कितने, 118, 118 एलिमेंट है आज की डेट में। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना क्या आसान है, नहीं है, तो इसलिए इनको क्लासीफाई किया गया। क्लासीफाई क्या, ये कैसे किया जाता है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती उनको एक साथ रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी उनको एक साथ रख दिया। जैसे कि बात की जाए, आप लोगों ने इंग्लिश में सब में देखा है कि इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट डिफाइन कर दिए जाते हैं कि शुरू के जो है वो वॉवेल है, या मतलब शुरू के गए A-E-I-O-U, ये 5 वॉवेल है और बाद बाकी कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से डिवीजन कर दिया जाता है। इसमें क्या है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको एक साथ रखा जाता है, और जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है उनको अलग रखा गया। तो इस तरह से क्या है कि ग्रुप बनाए दिए जाते हैं कि एक ग्रुप आ रहा है, इसमें सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। एक ये ग्रुप बना, इनमें इनकी आपस में प्रॉपर्टी, मतलब ये है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी। जैसे ये लाल है तो ये सारे लाल है। अब क्या है, अगला कोई ग्रुप बना जिसमें क्या है सब इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। फिर अगला कोई ग्रुप बना, उसमें और प्रॉपर्टीज उठाई गई, वो सेम थी। यानी कि अलग अलग ग्रुप बना दिए जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो इस तरह से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन किया गया। भाई 118 एलिमेंट थे तो इनको पढ़ना आसान नहीं था, तो यानी कि क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, टू मेक स्टडी इजी, यानी कि स्टडी को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन अकर्स। अब बात करी जाए पीरियोडिक मतलब क्या होता है, एक आता है वर्ड इसी में पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक मतलब क्या है, तो देखिए पीरियोडिक मतलब है क्या, पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टीज जैसे चल रही है, वो प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होने लगे, रिपीट हो जाए। नोट्स में देखना हमने वर्ड पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन दी है। तो देखो होता क्या है, कुछ जैसे प्रॉपर्टीज है इस तरह से चल रही होती है, उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो प्रॉपर्टीज जो यहाँ का एलिमेंट होता है उसके सिमिलर आ जाती है, फिर इस तरह से चलती है। फिर थोड़े टाइम बाद इसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यानी कि इसके सिमिलर आ जाती है, फिर इस तरह से चलने लगती है। जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन, और फिर इधर होता है हीलियम, फिर लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस ग्रुप से थोड़ी सी मैच होती है तो लिथियम इधर आ जाता है। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम चलता है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर क्या आता है फ्लोरीन, और फिर नियोन और इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। नियोन के बाद आता है सोडियम की प्रॉपर्टी फिर लिथियम से मैच होती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। हाइड्रोजन की जैसी उधर किसकी आई, लिथियम, फिर लिथियम की जैसी किसकी आई, सोडियम। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा था, रिपीट हो रही थी। यही अब रिपीटिशन क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी। तो यानी कि ये जो पीरियोडिसिटी मतलब क्या हुआ, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी। अब बात की जाए क्लासिफिकेशन, तो आज हमने बता दिया कि कितने एलिमेंट्स है, 118। तो 118 एलिमेंट्स की स्टडी करना एक बार में बिल्कुल आसान नहीं था। तो उस टाइम बात की जाए, आज 118 है, पहले इतने नहीं थे। पहले लगभग कुछ एलिमेंट्स मतलब बहुत कम थे, पहले के टाइम में लगभग ऐसे थे 30 के करीब। तब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई जब लगभग 30 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे।
तब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई कि भाई 30 ही नहीं पढ़ पा रहे, आज तो 118 हो गए। सोचो अगर क्लासिफिकेशन ना हुआ होता तो 118 कैसे पढ़ लेते। तब तो जब 30 नहीं वो पढ़ पा रहे थे तो 118 कैसे पढ़ते। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं लेवोइजियर। नाम क्या है? लेवोइजियर साइंटिस्ट का। तो लेवोइजियर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते एलिमेंट्स का दो भाग में। वो कहते हैं एलिमेंट्स जो है वो टू टाइप के होंगे। एलिमेंट्स टू टाइप के होंगे। एक उन्होंने कहा एक होगा मेटल और एक होगा नॉन मेटल। बात खत्म। उन्होंने कहा एक होगा मेटल और एक होगा नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखे। क्या? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते। फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता था, याद करना। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ये दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो इन्होंने ये किसने दिया था? बाई लेवोइजियर। ये क्लासिफिकेशन था लेवोइजियर का, ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते डोवर्नियर। कौन? नाम था डोवर्नियर। इन्होंने क्या किया था? ट्राइड रूल दिया था अपना, ट्राइड सिस्टम। ट्राई, देखो डोवर्नियर के ट्राइड थे। देखो इसको पहले वर्ड ही समझो, ट्राइड। इसमें वर्ड क्या आ रहा है? ट्राई आ रहा है। ट्राई का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। यानी कि इन्होंने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट के पेयर बनाए। जैसे क्या किया? तीन एलिमेंट का पेयर बनाया, एक इसे कह दिया एक ट्राइड। फिर इन्होंने एक बनाया जिसमें तीन एलिमेंट बनाए। ठीक इस तरह के इन्होंने ट्राइड बनाए। और उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती थी? जो मिडल वाला एलिमेंट होता था इसकी प्रॉपर्टीज जो होती थी वो इन दोनों के एवरेज होती थी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल उठाएं, ये x है, ये y है, ये z है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो x और z के एवरेज होगा। ठीक एग्जांपल उठाया जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन होते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का होता है 39 होता है। तो इन्होंने क्या कहा था? डोवर्नियर ने कहा था द एवरेज ऑफ साइड टू एलिमेंट्स इज द इक्वल टू मिडल एलिमेंट। तो देखिए 7 और 39 को ऐड करो, इसका एवरेज लो 7 और 39। जब एवरेज लेते तो क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन जितनी वैल्यू होती है, यानी कि दो वैल्यू है तो दो से डिवाइड हो जाएगा। तो 39 और 7 को जोड़िए, कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। 46 अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो देखो ये 23 आता है। ये अप्रॉक्स में होता है, ये जरूरी नहीं है। यहां पे हो सकता है 22 भी आ जाता है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता हो सकता है 22 भी आता था तो भी ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू आती है, ये नहीं कि 23.000 बिल्कुल सही आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा सा नोट्स के ऊपर आते हैं तो देखो क्या लिखा है। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? आज की डेट तक कितने सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। हमें आज की तारीख में कितने पता? 118 पता है। ऑल दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग। जैसे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग। गोल्ड महंगा है, सिल्वर थोड़ा सस्ता है, कॉपर और सस्ता है, तो सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, तभी तो उसके रेट भी अलग अलग है। कह रहा है आउट ऑफ दीज 118 जो आज 118 खोजे गए हैं उनमें से 94 क्या नेचुरली अकरिंग, मतलब 94 तो नेचर में पाए जाते, बाद बाकी क्या कुछ रेडियो एक्टिव होते, कुछ मैन मेड भी है, तो अलग अलग है। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, आज बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। साइंटिस्ट गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। साइंटिस्ट क्या करते हैं? ट्राई करते हैं कि हमें एलिमेंट्स की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी पता हो, जिससे क्या है हम उसका सही जगह यूज कर सके। दे फाउंड इट टू डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज, उन्हें क्या है कि बहुत डिफिकल्टी हुई ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑल दैट वॉज नोन अबाउट द एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स को मतलब जितना वो जानते थे उन सबको प्रॉपर लगाने में बहुत दिक्कतें हुई। भाई 118 है, तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसे लगाई गई होंगी, बड़ा टफ काम था। कह रहे थे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न, यानी कि उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने पैटर्न खोजना आरंभ किया जिससे हम इनको अरेंज कर सके। तो हमने क्या कहा था, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेम ग्रुप वगैरह में इस तरह से रख के उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी। तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दे कुड स्टडी, तो इससे वो स्टडी कर सके। आप क्लासिफिकेशन पे आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। द अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले किसने किया था अर्लिएस्ट अटेम्प्ट, वो था कह रहे इन ग्रुपिंग द नॉन एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि एलिमेंट्स को किसने बांटा था, मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। और किसने किया था, लेवोइजियर ने किया था, तो लिखा है बाई लेवोइजियर। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुए फिर किसका आता है, डोवर्नियर। अब देखो अलग अलग है तो वही उन्होंने दिया डोवर्नियर, डोवर्नियर के बाद आते हैं न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद आते हैं मेंडलीव, तो वो उन्होंने नाम दे दिया। अब बात करें डोवर्नियर ट्राइड की, तो देखो क्या लिखा है, डोवर्नियर ट्राइड द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ लोगों को ना बताओ तो हम बता दें। एटम क्या होता है ये पता है, देखो एक एटम का स्ट्रक्चर बता दें जनरली। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन से, ये तो सबको पता होगा। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। सराउंडिंग में क्या होता है, जैसे सोलर सिस्टम है बिल्कुल उसी की तरह है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। साइड में क्या होता है, ऑर्बिट। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन का सिंबल होता है P के ऊपर प्लस और न्यूट्रॉन का होता है N के ऊपर 0। क्यों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। ठीक, तो अब क्या होता है, जैसे सोलर सिस्टम के बीचों बीच सन होता है, तो ऐसे न्यूक्लियस होता है, उसके साइड में जो ऑर्बिट होते हैं उसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसे इसमें क्या होता है, ये ऑर्बिट होते हैं, इसमें क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है एटम। अब एटम में क्या है कि एटम का जो मास है, जो एटम का मास है वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। तो यानी कि एटॉमिक मास ये सब मिलकर बना रहे होंगे, तो इसीलिए एटॉमिक मास क्या होता है, इन्होंने यानी कि कहा था डोवर्नियर ने, यानी कि जो डोवर्नियर थे, न्यूलैंड थे और मेंडलीव, तीनों का जो क्लासिफिकेशन था, तीनों के लिए वैलिड है। न्यूलैंड, वो डोवर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, तीनों का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे। अब बात करते हैं आगे, कह रहा था क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन इंक्रीजिंग मास। अब देखो तीनों के लिए ये भी चीज वैलिड है, तीनों ने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के मतलब क्रम में इनको लगाया था। जैसे ये था, उसके नीचे ये था, तो इसका एटॉमिक मास इससे बड़ा था, फिर उसका इससे बड़ा था। देखो एग्जांपल 7 के नीचे 23, फिर 39, तो एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था। तीनों ने यही किया था, डोवर्नियर ने भी, न्यूलैंड ने भी और मेंडलीव ने, तीनों ने क्या किया था, एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में लगाया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट के उन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्टेन। अब देखो एक चीज है, जितने भी एक ग्रुप में मेंबर आएंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई भी ग्रुप है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे ये है, अगर ये एक ग्रुप है तो इनकी प्रॉपर्टी सारी आपस में सेम होंगी। जैसे ये सब रेड है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है, ये सब ग्रीन है, इनकी ब्लू है। ऐसे ही इनमें ये तीनों में प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होंगी। कह रहा द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, और इनके तीन के जो एलिमेंट के जो ग्रुप थे वो क्या कहलाए थे, ट्राइड कहलाए थे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ट्राइड की क्या होगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ट्राइड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो देखो पहले क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ईच ट्राइड वर सिमिलर। दूसरा क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली, देखो लिखा है रफली द एवरेज होगा, यानी कि एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का है वो रफली द एवरेज होगा, किसके, साइड 2 एलिमेंट्स, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स, इनका और इनका एवरेज। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तुमसे क्या किया गया, हो सकता है इन दो का दे दिया जाए, कह दिया जाए, और मिडल वाले का एटॉमिक मास बताओ। जैसे दे दिया 7 और 39 दे दिया, कह मिडल वाले का एटॉमिक मास क्या होगा। तो देखो हमने 3 ट्राइड उसमें अटैच भी किए हैं, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम का, एक कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम का। उसमें देखो तीनों में एवरेज भी साइड में निकाला गया है, ठीक। और फिर क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों के ट्राइड एटॉमिक मास, और बगल में उसके क्या एवरेज देखो निकाल के भी दिखाया है। अब बात करें, इनका क्लासिफिकेशन ठीक था, लेकिन भाई आगे क्यों नहीं चल पाया, आगे क्यों नहीं चल पाया, तो कुछ इनके ड्रॉबैक थे। अब हम आजकल जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो तो इतनी बड़ी है, तो इनकी तो है नहीं, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा जो इनका क्लासिफिकेशन नहीं चला। तो ये क्यों नहीं चला, क्योंकि ये केवल 3 ट्राइड दे पाए थे। ऐसे इन्होंने केवल कितने, 1, 2 और एक और था, 3 ट्राइड जो हमने नीचे अटैच किए, केवल 3 ट्राइड दे पाए थे, बाद बाकी बना ही नहीं पाए। एलिमेंट्स उस टाइम 30 से ज्यादा थे, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, तुम तो केवल 9 अरेंज कर पाए हो, तो बाद बाकी हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसलिए इनका क्या हो गया, डिस्कार्ड। तो देखो लिमिटेशन क्या था, डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स विच वाज नॉट एबल, जो कि एबल नहीं थे, यानी कि सक्षम नहीं थे प्रिपेयर करने के लिए और ट्राइड को, तो इसलिए इनका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अगले साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो भाई ये हिंदी म्यूजिक से बहुत ज्यादा इन्हें लगाव था, हिंदी म्यूजिक इन्हें बहुत पसंद था। हिंदी म्यूजिक कौन सा, जो चलता था सारे गामा पादा नीचा, तो इससे इन्हें बहुत लगाव था, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसी को बेस बनाया और अपना लॉ दे डाला। अब इनका ये बता चुके, डोवर्नियर हुए, न्यूलैंड हुए और मेंडलीव हुए, तीनों ने प्रॉपर्टी कौन सी उठाई थी अपने लिए, एटॉमिक मास की, और क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था, किसको, एटॉमिक मास को। तो न्यूलैंड ने भी यही किया, न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को उठाया और एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाया, ठीक। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंदी म्यूजिक को यानी कि फॉलो किया। अब इनका लॉ कहलाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्यों कहलाया, देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट मतलब होता है 8, क्या होता है, 8। इनका कहना था हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने पहले वाले के सेम होगी। अब देखो हिंदी म्यूजिक क्या चलता है, सारे गामा पादा निसा,
सारे गामा ये चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये 5 आएगा, ये 7। अब जो भी हो, हर 8 में, अब इतना मुझे हिंदी म्यूजिक के बारे में जानकारी नहीं है, फिलहाल उनका कहना था हर 8 में जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की तरह सेम होगी। यानी कि देखो ये आएगा, सही लिखा था पहले, 5वां 6वां 7वां और 8वां, सारे गामा पादा नीसा, फिर सा आ गया, फिर यानी कि यहीं आ जाएगा सा। तो यानी कि हर 8 में एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट होगी। नहीं इतना पता हिंदी म्यूजिक ये छोड़ो, बस इनका क्या लॉ क्या था वो दिमाग में रखना है, ये सब कुछ नहीं दिमाग में रखना है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने क्या कहा था कि हर 8 में एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी अपने फर्स्ट वन की तरह। तो यानी कि क्या एवरी 8th एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी देन इट्स फर्स्ट वन, यानी कि 8वें वाले की प्रॉपर्टी पहले वाले के सेम होगी। तो अब देखो न्यूलैंड लॉ पढ़ो, और ये भी किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था, और बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में लगाया तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर में डिफाइन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की सेम होगी किसके, फर्स्ट एलिमेंट की। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या थी भाई, न्यूलैंड लॉ की मेन अच्छे पॉइंट्स, यानी कि जो अच्छाइयां निकल के आई वो क्या थी, ये क्या था, वैलिड कहां से था, जो सही से मतलब वैलिड था, इट कंटेंट द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम, इसने कई एलिमेंट्स को कवर किया, ये नहीं हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक, अभी वैलिडिटी के काम नहीं हो रहे, इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स को अपने मतलब पीरियोडिक टेबल में फिट कर दिया। तो ये इनका अचीवमेंट हो गया कि हमने कई सारे एलिमेंट्स अपनी पीरियोडिक टेबल में लगा लिए। अब दूसरा क्या था, प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की बराबर होती, मतलब सेम होती है पहले वाले की तरह, ये तो उसका अचीवमेंट हो गया। अब टेबल देखो उसमें अटैच की है, एक टेबल अटैच है, ये टेबल है न्यूलैंड की। अब उसकी लिमिटेशन भी थी, न्यूलैंड की लिमिटेशन देखो, जितने भी साइंटिस्ट हैं डोवर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंडलीव, और दोनों सब में याद क्या रखना है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो अच्छाइयां थी वो भी याद रखनी है, और सबके कम से कम 2 लिमिटेशन, और मेंडलीव वाले में तो कम से कम 4 लिमिटेशन याद होनी चाहिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक और 4 लिमिटेशन, तो हमने 4 अटैच भी की हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल लिमिटेशन क्या थी। न्यूलैंड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि न्यूलैंड की जो टेबल थी वो केवल कैल्शियम 40 तक, यानी कि एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, केवल वहीं तक वैलिड हो पाई थी, उसके आगे फिर सही नहीं बैठ रही थी, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही, कहीं एटॉमिक मास नहीं सही से हो पा रहा है, तो क्या था, डिस्टर्ब हो रही थी। तो यानी कि कहा था इट इज वैलिड अप टू ओनली कैल्शियम 40। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। दूसरा क्या था, उस टाइम 56 एलिमेंट खोजे गए थे, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। जब 56 खोजे गए थे तो उन्होंने क्या कह दिया, केवल 56 ही होंगे, भविष्य में और नहीं खोजे जाएंगे, और जबकि आज कितने 118। तो ये खुद सोचो गलत हो गया भाई, तुम भविष्य का कैसे बता दे रहे हो, 118, यही नहीं साइंटिस्ट कह सकते क्या 118 के आगे कोई खोजा नहीं जा सकता है, कि अब क्या है, उन्होंने कह दिया 56 है, 56 ही रहेंगे, भविष्य में कोई नया एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा। तो ये इनकी थी दूसरी गलती। तीसरी क्या थी कि इन्होंने क्या किया था, एक ही एलिमेंट के साथ दो देखो फिक्स कर दिए थे। देखो पीरियोडिक टेबल में क्या है, सीरियम और लैंथनम दो एक साथ है, कोबाल्ट और निकल ये एक साथ है, तो इन्होंने क्या किया था, एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट रख दिए। भाई तुम सब में एक रख रहे हो, तो यहाँ पे 2 कैसे रख दिए, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए क्या था, ये इनका ड्रॉबैक हो गया। तो कोबाल्ट और निकल को इन्हें एक साथ रख दिया था, और वहीं पे सेरियम और लैंथनम को। तो देखो थर्ड क्या, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स, इन्हें जबरदस्ती एलिमेंट्स को फिट करने के लिए क्या किया, न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया, कोबाल्ट और निकल, यानी कि दोनों को क्या किया था, सेम रख दिया था, सेम स्लॉट में, सेम ग्रुप में। तो ये थी इनकी गलतियां। अब आते हैं मेंडलीव, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट मेंडलीव। ठीक है, अब मेंडलीव के में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है, हमने बताया मेंडलीव का एक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दोनों दिमाग में होने चाहिए। बस इन दोनों में फर्क क्या आता है, वो जब दोनों एक्सप्लेन करेंगे एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे, डिफरेंस भी दिखा देंगे। बात करिए जब मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे रशिया के, कहां के, रशिया के, डिमिट्री मेंडलीव। तो ये मेंडलीव से इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया। सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई कैसे थी, तो उससे काफी कुछ समझ में आता है चीजें। इन्होंने क्या किया, जितने उस टाइम एलिमेंट्स खोजे गए थे, उन्होंने जैसे प्लेइंग कार्ड्स आते हैं ताश के पत्ते, उस टाइप की इन्होंने शीट ली, जितने एलिमेंट्स खोजे गए सबको उन्होंने नाम लिख डाले, सिंबल लिख डाले, सबके सिंबल लिख दिए, नाम लिख दिए। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज पता थी वो प्रॉपर्टीज लिखी। फिर इन्होंने क्या किया कि सब एलिमेंट्स को उनने जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक साथ रखा। फिर उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में लगाना शुरू किया, तो उन्हें एक टेबल टाइप की बनी। जो टेबल देखो पेज नंबर किस पे है, ये वाला जो पेज है
इस पे बनी हुई है, ये आप लोगों की बुक में भी बनी होगी। ये तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बन जाती है। तो अब इस तरह से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। तो इन्होंने भी किस पे बेस रखा, इन्होंने कहा जो प्रॉपर्टीज जिनकी सेम है उनको हम एक साथ रखेंगे। और दूसरा क्या था, इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक मास पे बनाई, तो इनका भी किस पे बेस थी, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस थी मेंडलीव की टेबल। अब देखो मेंडलीव की टेबल की कैरेक्टरिस्टिक और ड्रॉबैक ये दिमाग में रखना है, मेंडलीव से और कुछ नहीं। मेंडलीव के 3 पॉइंट पूछे जाएंगे, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव की कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज, मेंडलीव के डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट, ठीक, या फिर ड्रॉबैक उसी को कहेंगे। तो पहला देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कह रहे डिमिट्री मेंडलीव ए रशियन केमिस्ट, रशिया के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है पीरियोडिक टेबल के लिए। कौन, मेंडलीव। जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो कहीं ना मतलब बहुत ज्यादा रिलेट किससे है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से। तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ये थे। अब उसके बाद आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ अच्छाइयां क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी मेंडलीव की। देखो मेंडलीव के उस टाइम 63 एलिमेंट नोन थे। मेंडलीव के कितने थे, 63 एलिमेंट्स। जैसे न्यूलैंड ने क्या कह दिया था, 56 है, वो 56 ही रहेंगे और कोई नहीं खोजे जाएंगे। जबकि देखो अब आगे कितने आगे मेंडलीव के टाइम में 63। तो 63 एलिमेंट्स मेंडलीव ने अरेंज किए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। कितने, उस टाइम 63 थे, उन्होंने उनको अरेंज कर दिया था। इनके में एक पॉइंट थे, जो आप लोग आजकल टेबल देखते हो उसी से चाहे देख लो, इस टाइप से टेबल होती है, ये होती है टेबल। अब देखो ये इस तरह से ऐसे कॉलम बने होते हैं और ऐसे भी कॉलम होते हैं। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो वर्ड समझो। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा खड़ा ये, और हॉरिजॉन्टल लेटा लेटा। यानी ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन वर्टिकल। तो ये क्या हो गई, वर्टिकल, और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल रोज जो होती थी, यानी कि ऐसी वाली रो, हॉरिजॉन्टल रो, ये कहलाती थी पीरियड। क्या, तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। और वहीं पे ये जो ऐसी ऐसी होती थी वर्टिकल रो, वर्टिकल रो आर कॉल्ड क्या कहलाएगी, ग्रुप्स। इन्हीं को मेंडलीव ने क्या कहा था, ग्रुप्स। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक में कह रहा है मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट्स। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसमें, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। कह रहा है टेबल कंटेंट वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें क्या कहा, ग्रुप्स। हमने कहा वर्टिकल कॉलम क्या कहलाए, ग्रुप्स कहलाए। चाहे ऐसे दो लाइनें खींच लेना, लिख लेना, वर्टिकल जो थे वो क्या कहलाए, ग्रुप्स कहलाए। और हॉरिजॉन्टल वाले क्या कहलाए थे, पीरियड्स। ये वर्ड दिमाग में रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब आएंगी तो ये ग्रुप ऑफ पीरियड वर्ड यूज होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज होगा। तो इसलिए ये चीजें दिमाग में रखना। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल ये ना कंफ्यूजन करना, हॉरिजॉन्टल पीरियड हो गई है, ग्रुप होंगे। तो ये क्लियर रखना। अब अगला क्या है कि एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर द सेम ग्रुप। अब कहा जो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वो सबने बताया वो सब सेम ग्रुप में आते हैं। तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो सेम ग्रुप में आएंगे। अब अगला क्या है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक साथ खत्म कर रहा है। मेंडलीव ने कहा था जो प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं वो चेंज होगी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज होगी। और जो मॉडर्न है, बस मॉडर्न में एक चीज आती है, एटॉमिक मास में मास हट जाता है, मास की जगह क्या आ जाता है, नंबर। तो देखो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, क्या कहेंगे, द चेंज ऑफ किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। ये क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन, मतलब समय के साथ बदलती हैं फिर सेम आती हैं। तो इस तरह पीरियोडिसिटी की मतलब डेफिनेशन कह रहा है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक मास का। सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखी है क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ये था मेंडलीव का। और वहीं पे अगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बस क्या हो जाएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नहीं पता, चलो बता देते एक बार। एटम का जो मास होता था वो क्या कहलाता था, एटॉमिक नंबर। एटम बनाया था, इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन होता था अंदर और न्यूट्रॉन होता था, और ये क्या होता था, पूरा न्यूक्लियस। और ये क्या होते थे, ऑर्बिट। इनमें क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन। देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही बराबर होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के।
तो एटॉमिक नंबर, बस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होगा, एटॉमिक मास की जगह क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। ये थी डेफिनेशन। उसके बाद नहीं तो इसकी डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, ये जहां पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी है उसके नीचे देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेडिंग पड़ी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाली, यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चालू है और एक पेज और पलटो देखो वहीं पर डेफिनेशन लिखी होगी पीछे साइड। ये देखो टॉप पे लिखी है मॉडर्न पीरियोडिक, इसमें क्या लिखा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बस कितना है, मास और नंबर को अंडरलाइन कर लो। जब मेंडलीव आएगा तो मास एटॉमिक मास हो जाएगा और जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ये हो गई मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। अब अचीवमेंट क्या थे, मतलब मेंडलीव ने अपनी टेबल बना के क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उनके मेरिट थे, क्या क्या उन्हें मतलब उपलब्धियां मिली। तो मेंडलीव ने देखो, मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव की जब हम टेबल की बात करें तो उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जब इतनी अरेंज कर दी तो हमें पहला अचीवमेंट क्या मिला, हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना आसान हो गया, तो हमारी स्टडी क्या हो गई, इजी हो गई। तो इन्होंने पहला अचीवमेंट क्या, टू मेक स्टडी इजी। दूसरा क्या था, इन्होंने दूसरी बात करी जाए, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे। जैसे इन्होंने अरेंज तो किया, उसके बाद क्या किया, कुछ गैप छोड़ दिए। जैसे कि बात की जाए, इन्होंने एक ये ग्रुप है आज की पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उस टाइम इन्होंने क्या था, बोरोन पता था, एल्यूमिनियम पता था, ये नहीं पता था, ये पता था, ये पता था, इतने एलिमेंट्स इन्हें पता थे। इन्होंने देखा कि वहां जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल अपनी अरेंज करी तो इन्होंने देखा यहाँ पे एक एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहा, तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए जगह छोड़ दी। इन्होंने कहा ये एलिमेंट भविष्य में खोजा जाएगा, ये एलिमेंट भविष्य में खोजा जाएगा, लेकिन आज नहीं खोजा गया। ऐसे ही एक और बात करें, ये सारे एलिमेंट्स उस टाइम पता थे, ये एलिमेंट नहीं पता था। उन्होंने कहा ये एलिमेंट भी भविष्य में खोजा जाएगा। अब मेंडलीव इतने ज्ञानी थे, उन्होंने ये तो बता दिया ये एलिमेंट भविष्य में खोजे जाएंगे, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, यहां तक कि उसका एटॉमिक मास, उसकी प्रॉपर्टीज तक बता डाली, उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, जो एलिमेंट खोजे ही नहीं तुमने उसकी उसका तुमने सब नामकरण भी कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज भी बता डाली और तुमने उसका एटॉमिक मास भी बता डाला। अब इन्होंने नामकरण कैसे किया वो बता दें। देखो एक एका वर्ड होता है, क्या एका, इसका संस्कृत में मतलब होता है एक, संस्कृत में मतलब क्या होता है एक। अब देखो इस एलिमेंट से एक पहले कौन सा एलिमेंट था, एल्यूमिनियम, तो इसका इन्होंने नाम क्या दिया, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। और ये क्या कहलाया, सिलिकॉन के नीचे, तो ये कहलाया था एका सिलिकॉन। इसकी इस पोजीशन से एक ऊपर कौन है, सिलिकॉन है, तो ये क्या कहलाया, एका सिलिकॉन। ठीक, इस तरह से इन्हें नेमिंग दे दी, इनके एटॉमिक मास बता दिया, इनकी प्रॉपर्टीज बता दी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। देखो लास्ट पॉइंट पढ़ो इसका, ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला कह रहा है, जो चौथा पॉइंट है, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े थे। ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस, उन्होंने क्या कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट भविष्य में खोजे जाएंगे। दैट हैज नॉट बी डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जो आज के समय में नहीं खोजे गए। मेंडलीव नेम दैट, मेंडलीव ने उनका नाम दिया भाई एक उनमें प्रीफिक्स लगा के, जिसका वर्ड एका, एका का मतलब क्या होता है, एक। तो देखो नाम, उसके एग्जाम्पल आगे लिखे हैं, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम वगैरह, जो कि बाद में खोजे गए। एका बोरोन का, स्कैंडियम को उन्होंने क्या कहा था, एका बोरोन। उसके बाद फिर गैलियम को क्या कहा, एका एल्यूमिनियम। यार ये एका एल्यूमिनियम था, यहाँ पे आया कौन सा था, गैलियम आया था, यहाँ पे जर्मेनियम आया था, तो ये नाम हो गए। अब ये चीजें हैं उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज भी देखो प्रेडिक्ट कर दी थी, तो लिखा है देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी, और उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज आई थी वो दोनों लिखी हैं। जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी, यानी कि कहा था कि ये हो सकती है, और गैलियम की जो सही प्रॉपर्टीज आई वो देखो दोनों बिल्कुल आमने सामने लिखे, दोनों मैच हो रही है। देखो एटॉमिक मास मेंडलीव ने कितना बताया था, कहा लगभग 68 होगा, आया कितना 69.7, तो बहुत बड़ी बात है, इतना करीब में बता दिया। फॉर्मूला देखो उन्होंने कहा E2O3, E का मतलब होगा जो एलिमेंट का वहां पे सिंबल रखा जाएगा, तो Ga रखा गया, तो देखो Ga2O3 बना। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इन्होंने कहा E, यानी कि जो एलिमेंट जिसका सिंबल होगा वो उसकी Cl3 फॉर्म आएगी, तो देखो GaCl3 आई, तो यानी कि प्रॉपर्टीज क्या हुई, मैच हो गई। तो ये इनका क्या था, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि जो एलिमेंट खोजा भी नहीं उसकी प्रॉपर्टी इन्होंने क्या कर दी, बता डाली। उसके बाद क्या था, एक पूरा की पूरा ग्रुप, सोचो अगर इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी अच्छी थी कि इन्होंने पूरा एक ग्रुप उस टाइम नहीं खोजा गया था, नॉवल गैस जिसे कहते हैं, जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वो पूरी खोजी नहीं गई थी उस टाइम। इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी सही थी कि ये पीरियोडिक टेबल इनकी जो बनी
उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो गैस आती नहीं तो सोचो बीच में अगर 6 एलिमेंट्स खोजे जाए तो अगर तुमने पूरी मेहनत की वो बर्बाद हो जाए कैसा लगे। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी सही बनी थी कि वो एलिमेंट जाके अपने आप लास्ट में अरेंज हो गए और इनकी पीरियोडिक टेबल को कोई दिक्कत, कोई मतलब ये नहीं कि बीच बीच में जाके लग रहे और पीरियोडिक टेबल खराब कर दे। तो बिल्कुल लास्ट में, तो ये भी एक तरह से इनको क्या बता रहा था कि तुमने पीरियोडिक टेबल सही बनाई है, इसीलिए वो जाके अलग से अरेंज हो गए एक जैसी प्रॉपर्टी वाले। तो ये इनका एक और अचीवमेंट बन गया। और एक और इनका क्या था अचीवमेंट कि इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए कुछ ग्रुप के एटॉमिक मास को चेंज कर दिया। जैसे इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाया, इन्होंने देखा कि ये ऊपर अगर कोई एलिमेंट है और इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्रिस क्रॉस हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, उन दो एलिमेंट की पोजीशन ही बदल दी। क्या नहीं, पहले हम प्रॉपर्टीज को ज्यादा अहमियत देंगे देन एटॉमिक मास। नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल उठाते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उठाओ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उठाओ, देखो फिर बताते हैं। देखो निकल और कोबाल्ट वाली जगह जाओ जहां पे लिखा है निकल और कोबाल्ट, ये देखो बिल्कुल 8th ग्रुप में लिखा हुआ है निकल और कोबाल्ट। देखो निकल और कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट और निकल वाली जगह जाओ तो देखो इनका एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा है 58.93 और वहीं पे निकल का कितना है 58.71, कम है। लेकिन इन्होंने क्यों उसको जगह चेंज कर दिया, क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज जो इसके नीचे वाले थे RH हुआ IR हुआ उनसे मैच हो रही थी और वहीं पे निकल की प्रॉपर्टीज इनसे मैच हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टीज उन दोनों से मैच हो रही है, तुम्हारी इनसे हो रही, तो हम जगह बदल देंगे, हम एटॉमिक मास को नहीं, हम प्रॉपर्टीज को ज्यादा अहमियत देंगे। तो ये भी इनकी क्या थी, जब सेम प्रॉपर्टी मिल गई, भाई तुम सोचो अगर एटॉमिक मास के चक्कर में तुम प्रॉपर्टीज गड़बड़ कर देते और एक तरफ तुम कह रहे हो कि सारे ग्रुप में प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, एक जैसी, अब तो डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई तो ग्रुप गड़बड़ा गया। तो ये इनका अचीवमेंट बन गया कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि तुमने प्रॉपर्टीज एक साथ रखी, तो हम अगर एक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम सारे की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो एटॉमिक मास तो चलो हमें वो तो साइंटिफिक वो तो याद ही करना पड़ेगा भाई, वो थोड़ा ना कोई हम प्रोटॉन हम एटम देखेंगे इतना मतलब हम अरेंज कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम देखें, ये सब तो हो नहीं पाएगा। अब देखो लिमिटेशन की बात करें, भाई कोई भी साइंटिस्ट है कोई भी परफेक्ट नहीं काम कर पाता, सबकी कुछ ना कुछ कमियां हो ही जाती है। हम पढ़ा रहे हैं, मेरी भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, ठीक है। अब लिमिटेशन तो यानी कि इतने बड़े जब साइंटिस्ट की भी कुछ लिमिटेशंस हो ही जाएंगी, तो इनकी गलतियां क्या थी, इन्होंने एटॉमिक मास को उठाया था कुछ। देखो तुम लोगों ने सुना आइसोटोप पाए जाते हैं, आइसोटोप क्या होता है, जिसको नहीं पता एक बार बता दें क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, क्या सेम, और टॉप्स मतलब हटाओ। अब आइसोटोप होते क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। यानी आइसोटोप्स दोज, यानी कि ये क्या होंगे, दोज एलिमेंट्स विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। अब देखो एग्जांपल उठाते हैं फिर समझ में आएगा। Cl35 और एक है Cl37, एक है 1H1 1H2। देखो इसमें क्लोरीन के वेट कितने हैं 35 37, लेकिन एटॉमिक मास क्या है सेम। ये क्या है आइसोटोप, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर 1 मास नंबर 2। देखो एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पढ़ दो बता दें, कोई भी एलिमेंट लिखा X, उसके ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास, और ये यहां पे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर। तो ये नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास। तो देखो इनके एटॉमिक मास अलग अलग है। अब देखो मेंडलीव की पहली कमी, भाई जब तुम एटॉमिक मास के आधार पे अपनी पीरियोडिक टेबल लगा रहे हो तो तुम्हारे, अगर तुम इसको ले रहे हो तो इसे क्यों छोड़ दे रहे हो, भाई इसका और इसका एटॉमिक मास क्या है अलग अलग, और तुम ले एक ही को रहे हो। मतलब तुमने तो मनमानी कर दी कि जो मन हमारी पीरियोडिक टेबल में जो सही बैठेगा उसे लेंगे, जो नहीं बैठेगा उसे हटा देंगे। तो ये चीज इनकी थी क्या गलत। दूसरा इनकी लिमिटेशन क्या थी, जो आज भी लिमिटेशन है, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन को वैगाबॉन्ड एलिमेंट कहा जाता है, आवारा एलिमेंट, ठीक। क्यों, उसकी प्रॉपर्टीज आज हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, उसको फर्स्ट ए में भी रखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए से भी मैच होती हैं, और यहाँ पे जो है ग्रुप 7A इससे भी मैच होती हैं, तो दोनों से मैच होती हैं। तो कभी लोग, कुछ लोग कहते नहीं इसको यहां रखो, इसको एक बार दोबारा बना दें। यहां पे कौन सा ग्रुप है फर्स्ट ए, और यहां पे कौन सा ग्रुप है 7th A।
कुछ अब हाइड्रोजन की पोजीशन यहां से भी मैच होती है और यहां से भी मैच होती है। कुछ लोग कहते हैं इसको यहां रखो, कुछ लोग कहते हैं इसको यहां रखो। भाई दोनों से प्रॉपर्टीज मैच हो रहे हैं, इससे भी इससे भी। तो अब इसलिए इसकी बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए आज तक इसकी जगह फिक्स नहीं हो पाई। इसलिए ये लिमिटेशन आज भी है और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी थी। तो ये इनकी क्या हो गई, दूसरी लिमिटेशन। और तीसरी लिमिटेशन इनने यही बना दी गई कि भाई प्रॉपर्टीज क्यों नहीं मैच हुई। तुमने क्या किया, एटॉमिक मास को मतलब एक तरह इसको अचीवमेंट भी मान लिया और उसकी लिमिटेशन भी यही बना दी कि तुमने क्या प्रॉपर्टीज में एटॉमिक मास को इधर उधर क्यों किया। भाई जब तुम बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हो तो तुमने निकल से पहले कोबाल्ट को क्यों रखा, तुम्हें तो कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो यही पॉइंट उन्होंने बना दिया। तो देखो लिमिटेशन में पहला यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन वाला, दूसरा क्या है आइसोटोप वाला, वही एग्जांपल दिया Cl35 और Cl37, और तीसरा क्या दिया है कोबाल्ट और निकल वाला। वही देखो कह रहा है नो रेगुलर ट्रेंड, एटॉमिक मास इन्होंने गड़बड़ कर दी है, कोई रेगुलर ट्रेंड ही नहीं रखा। तुम एक तरफ कह रहे हो कि हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, फिर तुमने अपनी बात को काट भी दिया कि प्रॉपर्टीज तुम लोगे। तो देखो एग्जांपल क्या था, कोबाल्ट और निकल वाला था, किसका एटॉमिक मास ज्यादा है 58.9, कोबाल्ट का ज्यादा है, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया। तो ये इनकी हुई थी गलतियां। अब देखो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब बता चुके, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, वो क्या कहलाता है पीरियोडिसिटी। तो वही लिखा है द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल क्या कहलाएगा पीरियोडिसिटी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबसे पहले बात की जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये दिया था हेनरी मॉसले। लॉ क्या होता है अभी बता चुके, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी वो किसकी होती थी, पीरियोडिक फंक्शन होती थी किसकी, एटॉमिक नंबर का, मेंडलीव में एटॉमिक मास। ठीक, तो हेनरी मॉसले ने ये ला दिया था जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का है। तो क्या लिखा है इन 1930 हेनरी मॉसले शो उन्होंने किया था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी किससे, एटॉमिक मास से। उन्होंने कहा एटॉमिक मास से हमें दिक्कत हो रही है, भाई क्लोरीन के 2 एटॉमिक मास आ रहे हैं, तो ये ना यूज करके हमें ऐसी वैल्यू यूज करें जो एक ही आती है एक एलिमेंट के लिए, क्या एटॉमिक नंबर इसका 17 है, ये किसी और का 17 नहीं होगा, एक ही एलिमेंट का 17 होगा और किसी का 17 नहीं होगा। तो उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर यूज करें, वो ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। तो लिखा हेनरी मॉसले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल, मतलब और अच्छी प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। बात की जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये हो गया। अब कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ चीजें पढ़ी जाएं। तो चलो भाई कुछ चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। अब देखो ये जो बेसिक यूज होगा, इसी बेसिक से पूरी प्रॉपर्टीज डिफाइन होंगी। तो अब ये हो गया एक पार्ट, मतलब एक तरह से पूरा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अब पढ़ा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो गिनो, तुम लोगों में देखो सब में नीचे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, नहीं तो बड़ी भी जिसके पास हो उसमें गिनो ग्रुप कितने हैं और पीरियड कितने हैं। अभी बता चुके हैं ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। जो वर्टिकल रोज होती है खड़ी खड़ी वो क्या कहलाती है ग्रुप, और जो लेटी लेटी हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो क्या कहलाती है पीरियड। तो यानी कि पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन तो वही रहेगी। अब कितने ग्रुप है कितने पीरियड है, नोट्स में ना देखो गिन लो टेबल में, जिससे याद है। नोट्स में देख लोगे तो भूल जाओगे संख्या, खुद से थोड़ा काम करो गिनो। जितना कहें इसमें उतना करना, ज्यादा आगे आगे पढ़ोगे तो चैप्टर बेकार हो जाएगा। तो देखो गिनो 18 कॉलम आएंगे, कितने 18, यानी कि ये कितने ग्रुप होंगे। आज की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है 18 ग्रुप्स, और पीरियड कितने हैं 7 पीरियड्स, कितने 7 पीरियड्स। तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये बता दिया एटॉमिक नंबर पे बेस है। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड और एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए। सिंबलाइजेशन ऑफ एलिमेंट देख लो, हमने बताया था एक कोई एलिमेंट है उसका सिंबल हमने मान लिया एक्स, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा एटॉमिक मास लिखा जाएगा, तो एटॉमिक मास का सिंबल ए, एटॉमिक नंबर का जेड। ये क्या हुआ उसका डिनोटेशन का तरीका। तो ए मतलब एटॉमिक मास और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर जेड इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ये बात अभी बताई थी जब एटम बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऑफ एन एटम। कह रहा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अब प्रोटॉन कहां होता है न्यूक्लियस में होता है, ये चीज भी अभी बताई थी। कह रहा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम, कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं 18, जो क्या कहलाते हैं ग्रुप्स, और वहीं पे पीरियड कितने हैं 7, जो कि कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल। कह रहा है वाइल 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। कह रहा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट। अब देखो अगर पीरियोडिक टेबल है ये बड़ी सी, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करी जाए
इतनी बड़ी पीरियड होती है, यही लगभग पीरियोडिक टेबल का साइज है। अब देखो यही कुछ है इस तरह से। एक देखो इस तरह से क्या हमारी पीरियड टेबल है, बीच में क्या है और भी रोज है। अब क्या कहा जा रहा है, कह रहा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। देखो अब नए नए वर्ड आएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेल्स, तो इन सब चीजों को क्लियर करना। अब यहां से टॉपिक बहुत अच्छे से सुनना। देखो एक एलिमेंट में ये क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस में क्या होते थे, प्रोटॉन्स होते थे और न्यूट्रॉन्स होते थे। उसके बाहर क्या होती थी, सेल्स। ये सेल, ये क्या हुई, सेल्स। सेल की जो एक एलिमेंट की जो सबसे आखिरी सेल होती है, जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, किसी फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अगले में इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एलिमेंट की एक लिमिट होगी ना, ये आखिरी सेल है मेरी, इसी में इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई ये आखिरी सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उनकी डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लेना, द सेल्स इन आउटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल्स आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। याद देख लेना, अब इसको यूज आएगी। तो क्या कह रहा है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट। अब कह रहे हैं एक एक उनमें क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। ये कैसे होता जाता है, अब इसको बताएंगे। अगला क्या है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। अब जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम रहती हैं। अब क्या होता है इसमें भी, अब जैसे जैसे पीरियड है, ये पीरियड नंबर कौन सा हुआ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब ये जो पीरियड है सब में एलिमेंट्स में यानी कि सेल क्या होंगी, सेम होगी। और वो कितने के बराबर होती, ग्रुप नंबर के बराबर। ये पहला ग्रुप है तो इसमें सेल कितनी होंगी, 1। ये कितना है, 2, तो इसमें कितनी होंगी, 2। एग्जाम्पल के लिए देखिए नीचे एक फिगर बना है, नीचे फिगर बना है, इसमें देखिए लिथियम इस जगह आता है। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आता है। लिथियम दूसरे में आया तो लिथियम में देखो कितनी बनी है, 2 सेल बनी है। उसके नीचे सोडियम, सोडियम तीसरे में आया 3 सेल। पोटेशियम चौथे में आया 4 सेल। रुबिडियम 5वें में आया 5। सीजियम 6 में, फ्रांसियम 7 में। तो देखो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, सेल। अब अगर लिथियम, इसके आगे क्या आएगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये है। अब ये पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में कितने सेल होंगी, 1 1। यानी कि इन ग्रुप में क्या होगा, इन ग्रुप नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। कहने का मतलब अगर इसमें कितनी होगी, इन ग्रुप नंबर ऑफ बैलेंस सेल रिमेन सेम, यानी ग्रुप में नहीं, पीरियड में, इन पीरियड नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, यानी कि पीरियड में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम रहेंगी। अगर इसमें 1 है तो इसमें भी कितनी रहेगी, 1। इसमें 2 हो जाएंगी क्योंकि ये किसके बराबर होती हैं,
पीरियड नंबर पे। अब पीरियड नंबर में कितनी है, 2 है, तो इसमें भी 2, 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 तो सब में क्या होंगी, सेम। और जैसे जैसे अब देखो 1 है, फिर नीचे गए तो पीरियड बढ़ गया, तो यानी कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है। इसमें कितनी है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कितनी है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 है, देखो सब में एक एक बढ़ती गई। तो यानी कि इन पीरियड नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, पीरियड में तो सेम रहती हैं, यानी ये क्या हुआ, पूरा पीरियड होता है, ये पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सेम है। और वहीं पे ग्रुप में क्या है, इंक्रीज होती जा रही है बाई 1, तो इन ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाई 1 यूनिट, कितने से बढ़ती जा रही है, 1 से बढ़ती जा रही है, इंक्रीज बाई 1 यूनिट। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल की कहानी, नंबर ऑफ सेल दिमाग में रखना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी कहानी बताएं। तो देखो एक सेल में सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमने बताया एक सेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो आखिरी सेल है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, सेल बढ़ती जा रही है लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें ग्रुप में क्या होता है, सेम रहता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे सेम रहता है बता रही है, कॉन्सेप्ट थोड़े हैं कंफ्यूज करने वाले, यही अगर अच्छे से समझ लोगे, भले थोड़ा सा बैक करके देख लेना, लेकिन ये चीजें समझ में आनी चाहिए तभी आगे बढ़ना, नहीं तो आगे वाली चीजों में बहुत दिक्कत होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गए सेल वाले। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के समझो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ग्रुप में हमेशा सेम रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर और लिथियम का जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब में सबसे आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन गिनो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हमने इसीलिए एग्जांपल लगाया, सबसे अच्छा एग्जांपल है। सब में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी वाली में होगा, क्यों, सब में जब देखो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है, किसी में 2 तो है नहीं, किसी में 1 हो, किसी में 2, किसी में 3, ऐसा तो हो नहीं रहा, सब में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, एक ही एक है। तो यानी कि हमेशा एक ग्रुप में, ग्रुप वाले में बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो इन अ ग्रुप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। तो एक पॉइंट ये निकल के आया। और वहीं पे अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या था 1, इसका क्या था 2, इसका क्या था 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। तो देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ये चीज अब बता दे रहा है, अगर नहीं पता क्लास 9 में नहीं पढ़ी हो तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं न्यूट्रल स्टेट में, जब उस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ते जा रहे हैं 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए होता है, फॉर न्यूट्रल एटम, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, यानी कि इस पर कोई चार्ज ना हो। अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो सोचो ये हम ग्रुप में जा रहे हैं, हम ग्रुप में जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक एक से बढ़ते जाएंगे। भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन ही तो है, बस वो आखिरी सेल वाले में। तो जब भी सोचो कोई चीज बढ़ेगी तो हमेशा आखिरी में एक एक बढ़ती नहीं चली जाएगी। अगर हम कोई क्लास में नया बच्चा आ रहा है, हम पढ़ा रहे तो वो आके पीछे बैठ जाएगा, फिर कोई एक आया फिर वो पीछे बैठ गया, तो जैसे जैसे आता जाएगा तो वो बच्चा बढ़ता जाएगा पीछे की तरफ। तो यानी कि क्या है, लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो यानी कि एक पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, ये इरेज कर दे। तो इन पीरियड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, किससे, इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट, बाई 1 यूनिट। अब देखो सबसे पहले वाले में कितना होगा, 1 होगा, 3 है, तो देखो ये खासियत होती है जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो हमने इसीलिए भरा था, 2 पहले में आ जाते हैं, फिर 8 आते हैं, 2 पहले में चले गए तो आखिरी वाले में कितना आएगा, 1। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। अब ये चीज जो है ये कैसे हुआ, ये अभी आएगी आगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब बाई 1 यूनिट, एक एक यूनिट से बढ़ते जा रहे हैं। तो अब कैसे बढ़ते, पहले कितना था 1 to 8, यानी कि 1 से लेके 8 तक बढ़ा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखो आप पॉइंट पढ़ो, कह रहा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे बढ़े, 1 से लेके 8 तक बढ़े। वहीं पे कह रहा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट जाते तो नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, जो नंबर ऑफ सेल होती है वो रिमेन सेम रहती है। और वहीं पे
कह रहा है ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू सेल, जैसे जैसे नया पीरियड आता है वैसे वैसे सेल ऐड होती जाती है। तो हमने बताया इसमें सेल 1 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर सेल भी देखो बढ़ती जा रही है, फिगर भी यही बता रहा है जो नीचे बना है। कह रहा है ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू सेल गेटिंग फिल्ड, हेंस द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, किससे? एक एक यूनिट बढ़ती जाएंगी। इसमें 1 है, इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, फिर 7। कह रहा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी बताया कि एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो वही पॉइंट लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्या लिखा है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन पीरियड, कोई भी एक पीरियड में कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल। तो हमने बताया एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल क्या रहती है? सेम रहती है। तो यही मेन पॉइंट है, जो नंबर ऑफ सेल क्या होंगी? सेम रहेंगी। ऑल्सो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट, और उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 यूनिट देखो बढ़ता जा रहा है। 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, फिर बढ़ता चला गया। तो ये चीजें थी बाय 1 यूनिट। अब ये फिगर तक क्लियर? ये पीरियोडिक टेबल में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखना। कौन सा? रो कितनी होती, यानी कि पीरियड कितने होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं। ग्रुप कितने? 18 और पीरियड कितने? 7। अब कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। कहते हैं सब में एलिमेंट कितने कितने हैं ये बताना है। तो देखो फर्स्ट पीरियड में गिनो कितने हैं। फर्स्ट पीरियड में 1, 2। तो पहले पीरियड में कितने हैं? 2। इसकी पहले ट्रिक बताते फिर काउंट कराते हैं। बोलो 2, फिर 8 8, जो भी बोलेंगे 2 बार बोलेंगे, बस 2 बोल दिया। उसके बाद आप जो भी बोलेंगे कितनी बार? 2। तो 2 8 8 यानी कितने? 8 8। फिर आप बोलेंगे 18 18 18, फिर बोलेंगे 32 32। क्या? 2 8 8, हमारे साथ बोलो बार बार, 2 8 8 18 18 32 32, फिर 2 8 8 18 18 32 32। यानी कि पहले पीरियड में 2, यानी पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में 8, चौथे पीरियड में 18, पांचवें पीरियड में 18, छठवें में 32, सातवें में 32। अब ये होते कैसे? इसको काउंट कर लो। देखो पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा पीरियड यही है, उसमें भी देखो 8 आ रहे हैं। तीसरा गिनो, यहां पे 10 रो हो जाती हैं, तो 10 ये होते हैं, 10 और ये 8 जोड़ लो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इन दो में क्या होता है? सेम होती है। अब देखो इनके एलिमेंट में सोचोगे कि ये तो 18 18 आ रहे हैं, नहीं, इनके में क्या होता है? ये जो नीचे होता है ये वाले जो अलग से यहां पे बना होता है एक बॉक्स टाइप का, इनके आधे जो है वो इसमें काउंट होते हैं और आधे जो होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं। तो टोटल जोड़ोगे 18 ये हो जाएंगे और ये सब जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 32। और फिर ऐसे ही इनको और इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 32। यानी इनको और इनको जोड़ेंगे, ये वाला 6 वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी कि कलर अलग कर देना सबसे अच्छा। इनको इनको ये वाले और किसको जोड़ेंगे? ये वाले नीचे वाले, और ये वाले जो हैं ये किसके साथ जोड़े जाएंगे? ये ऊपर वाले के साथ। तो समझ में आ गया? इस तरह से जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 32। अब ये देखो जो ये है नोट्स में, इसको फिल कर लेंगे 2 8 8 18 18 32 32। अब आते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां तक एक बार जल्दी से 5 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, एक बार जल्दी से क्या करो, इसको रिवाइज कर लो, पॉज करके रिवाइज कर लो या फिर कंटिन्यू रखें। चलो कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हेडिंग डालो, ट्रेंड्स इन, हेडिंग क्या डालो मतलब देखो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें ट्रेंड्स पढ़ना किसका किसका है? 4 चीजों का मेन पढ़ना है, 3-4 चीजों का। एक है बैलेंसी, एक क्या है? बैलेंसी। दूसरा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या पढ़ना है? एटॉमिक मास का तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिंपल। एटॉमिक रेडियस क्या पढ़ना है? बैलेंसी पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड आया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्ड, उस वर्ड को देखेंगे क्या होता है। मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो पढ़ेंगे। तो यानी कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? देखो लिखा है बैलेंसी पढ़ना है, एटॉमिक साइज पढ़ना है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर पढ़ना और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ट्रेंड मतलब होता है उनका तरीका, ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है, मतलब पीरियड में क्या वेरिएशन हो रहा है, ग्रुप में क्या वेरिएशन हो रहा है, इन सब चीजों को पढ़ना है। उनकी क्या कहलाएगा? ट्रेंड कहलाएगा। देखिए अब पहले ट्रेंड की बात की जाए, ट्रेंड अभी हमने देख लिया, प्रॉपर्टीज वगैरह 4 टाइप की होगी। अब पहले ट्रेंड को उठाते हैं। पहला ट्रेंड है बैलेंसी। बात करते हैं बैलेंसी पे, तो ये चीज इरेज करते थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं बैलेंसी पे।
थोड़ा सा लिखा रहने देते, चल कोई दिक्कत नहीं। बात करिए बैलेंसी पे। देखो बैलेंसी होता क्या, बैलेंसी डिपेंड करता है किस वर्ड पे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। देखो बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी। क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या है, बैलेंसी। अब बैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कितने से जुड़ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिसके पास 2 है। अब देखो ले सकता है, एक चीज अभी बताएंगे, ये प्रिंसिपल यूज होगा तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। तो अब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है उसे 8 करने तो कितने लेगा, 3। जिसके पास 6 है वो कितने लेगा, 2। अल्टीमेटली करने सभी कितने, 8। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने करने, 1, हम लिख दे रहे 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए। देखो बीचों बीच की बात आती है, देखो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होता है, 2 डोनेट करना आसान होता है। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना, कौन सा आसान है, 1 दे दो भाई, 7 लेने की बजाय क्या करेगा, 1 दे दो, वो आसान है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या 6 लेने तो 2 डोनेट कर देगा, कितने हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। 3 भाई 3 डोनेट कर देगा, 5 लेने की वजह कोई दिक्कत नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट। चौथा, अब ये कहो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 4 ले ले, तो इसके लिए बात ही नहीं होती, 4 वाला केस आता नहीं है, ठीक है। 5वें की बात करें या नहीं तो इसके लिए आ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का आता नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट शेयर करता है, ये स्पेशल केस होता है, ये शेयर करता है, इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। 5वां क्या, अब इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दे, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 5 हम निकाले, 1 2 3 4 5 फिर 3, तो यानी कि ये ज्यादा झंझट है, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो आसान है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। ये 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है नहीं, इसके पास सारे हैं। तो देखो बैलेंसी होता क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने से कंबाइन कर सकता है। बैलेंसी जो है हमेशा 0 से 4 के बीच में रहती है, कितने, 0 से 4 के बीच में, तो ये रूल है 0 से 4 के बीच में रहेगी, तो इसकी बैलेंसी देखो क्या हो जाएगी, 1, इसकी 2 ही हो जाएगी, इसकी 3 और इसकी 4। अब 5 वाले की बैलेंसी क्या, तो 5 तो हो नहीं सकती, तो कितनी हो जाएगी, 3। कितने कंबाइन कर सकता है, 3 से कंबाइन कर सकता है, तो इसकी बैलेंसी क्या, 3। 6 वाला कितने से कंबाइन कर सकता है, 2 से, तो इसकी बैलेंसी 2। 7 वाला किससे, 1 से कंबाइन कर सकता है, तो इसकी बैलेंसी 1। 8 किससे कंबाइन कर सकता है, 8 को तो जरूरत है नहीं, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अब नहीं याद हो रहा तो बैलेंसी कैसे याद कर सकते हैं, पहले ग्रुप थे बढ़ना शुरू होगी, बैलेंसी होगी 1, फिर अगले ग्रुप की 2, फिर 3, फिर 4 हो गई। अब 5 किसी की नहीं होगी, 4 मैक्सिमम होती है, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, 4 के बाद फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। यानी बैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होना चालू हो जाती है। तो यानी देखो बैलेंसी क्या होता है, हमने कहा कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अब ये एक 7 से कंबाइन होगा, तो ये तो केमिस्ट्री कहती है ना भैया 7 में एनर्जी बहुत ज्यादा जाएगी, तो 1 हम लूज कर देंगे, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाती है, फिर 1 ही हो जाती है। 2 वाला जो है ये कहता है हम 2 डोनेट कर देंगे, लेंगे नहीं 6, तो ये क्या इसकी 2 हो जाती है बैलेंसी, इसकी इसी तरह 3 और इसकी 4। अब 5 वाले में बस आ जाता है कि 5 वाला जो है कहता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत हेक्टिक है, 3 लेना आसान है, फिर भाई कौन सी वैल्यू छोटी थी, छोटी है, तो वो 3 आसानी से ले लेगा, तो यहीं से फिर बैलेंसी क्या हो जाती है, 3 2 1 और फिर 0। तो ये होता है बैलेंसी। यानी कि अब बात करी जाए इन ए पीरियड, तो बैलेंसी के लिए हम 2 चीज बनाते हैं, बैलेंसी के लिए, ये किसके लिए है टर्म, बैलेंसी के लिए, बैलेंसी। अब ये किसका साइन होता है, ये पीरियड में जा रहा है और नीचे जाने में ये नीचे का हो गया, तो यानी कि ये किसका हो गया, ग्रुप का। तो पीरियड में बैलेंसी क्या हुई थी, इंक्रीज होती है 4 तक, इंक्रीज 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस, डिक्रीज होती है। ग्रुप में क्या होती है, बैलेंसी रिमेन सेम, बैलेंसी क्या होती है, सेम। इसका रीजन क्या है, देखो हमने बताया था एक ग्रुप में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जो हमने फिगर बनाया था उसमें बना हुआ था सेल वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, देखो दिखा दे,
ये वाला जो फिगर बना था। अब इस फिगर में देखो नंबर ऑफ सेल में हमने कहा क्या था, जो एक ये सब एक ग्रुप के हैं, तो इनमें सारे सेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली जो सेल थी सब में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया था, सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, सेम था। तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में कितना है, एक 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 एक, जब सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबकी बैलेंसी भी क्या होगी, सेम। क्यों, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो ये कितने लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट लेना चाहेगा, 7, तो 7 तो ले नहीं सकता, तो एक क्या करेगा, डोनेट। ये भी एक डोनेट करेगा, ये भी एक डोनेट, ये भी एक डोनेट, ये सब एक एक डोनेट करेंगे, तो इनकी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1। तो यानी कि ग्रुप में बैलेंसी क्या होती है, सेम। अब देखो बैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी किससे बताई जाती है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के। देखो ये भी सब हमने क्या लिखे थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे थे, ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे थे। इसमें भी हमने क्या कहा, सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 1, तभी तो हमने बैलेंसी बताई। तो लिखा है बैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के हमने देखते हैं, हमने हमेशा बताया जो सबसे बाहरी सेल होती है उसी का हम देखते हैं। कह रहा है दैट इज अब बैलेंसी की डेफिनेशन लिखी क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन इज बैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, बैलेंसी। कह रहा है पीरियड में, अब पीरियड में बात हो रही है तो ये अपने जो नोट्स है, जैसे ये नोट्स है, इसके साइड में ये चीज बना लीजिएगा। पीरियड में क्या हो रहा है, इंक्रीज होती 1 to 4 और डिक्रीज होती 10। तो देखो बैलेंसी क्या लिखा है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द बैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस 1 to 4। पहले क्या हुआ, 1 to 4 इंक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज हो गई 0 तक। और ये देखो उसके नीचे यही वाला बना हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। देखो नंबर ऑफ बैलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में क्या होता है, जरा बढ़ता है जरा, 1 2 फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 6 7 8। ये देखो हमने दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद क्या होता है, क्यों उसकी बैलेंसी घटने लगती है, बैलेंसी क्यों ऐसा होता है, 1 से 4 तक आती है फिर घटने लगती है, उसका रीजन भी बताया। तो देखो बैलेंसी क्या हुई, 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0। क्लियर। उसके बाद आता है इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या होता है, हमने कहा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो बैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम क्यों रहते, उसका रीजन लिख लो। रीजन क्या होगा इसका, रीजन बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर रिमेन्स सेम। ये उसका क्या हो गया, रीजन। तो देखो इन ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम तक जाते हैं यानी कि ग्रुप में हम जा रहे हैं, द बैलेंसी रिमेन सेम। बैलेंसी सेम रहती है क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हो गया उसका रीजन। एग्जांपल दिया बैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप, वही चीज कि सारे जितने भी ग्रुप में एक मेंबर आते हैं, हमने बताया ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं सबकी प्रॉपर्टी क्या सेम होती है। जब प्रॉपर्टी सेम है तो इसकी बैलेंसी अगर 1 है तो इसकी भी क्या होगी, 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। और यही एग्जांपल हमने इधर फिगर से भी हमने एक्सप्लेन किया। सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन, सब में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 है। तो यानी कि वो क्या करेगा, 7 लेना तो चाहेगा नहीं, 1 दे देगा आसानी से। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो देखो अब कुछ एलिमेंट्स हैं, जब आप लोगों ने क्या हो केमिस्ट्री में फॉर्मूले देखे हो, साल्ट्स वगैरह के जब फॉर्मूले बनाते हो क्रिस क्रॉस मेथड से, तो क्या होता है कुछ बैलेंसीज ऊपर लिखी होती है। जैसे सोडियम का +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम +3। ये कहां से आता है, तो ये बैलेंसी से ही आता है। अब देखो आता कैसे है, कुछ ट्रिक्स लिखी है, ये याद रखनी पड़ेगी। 10th क्लास के सिलेबस तक 8 ट्रिक लिखी है। अब देखो पहले बता दें, केमिस्ट्री में 4 ब्लॉक सिस्टम होते हैं, S, P, D, F। तो हमने S और P का जिक्र किया, D और F का जिक्र नहीं किया। नहीं तो हम बता दें, ये जो होता है पूरा ये वाला, ये D कहलाता है, ये नीचे वाला F कहलाता है। ये वाले जो 2 होते हैं, ये वाले जो 2 होंगे ये क्या कहलाएंगे, S ब्लॉक। और ये जो 6 है ये क्या कहलाएंगे, P ब्लॉक। अब इनकी अगर हमने बैलेंसी की बात कर ली, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, अब इसमें क्या है कि ट्रिक्स लिखी है कैसे याद रखें। तो देखो पहली ट्रिक लिखी है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की। क्या लिखी है, लीना की रब से फरियाद। हा से H, लिथियम हो गया, N लीना, ना से सोडियम की तो K, पोटेशियम, रुबिड, रब से फरियाद तो रब, रुबिडियम से तो सीजियम, Fr फ्रांसियम। ये पूरी उसमें ट्रिक लिखी हुई है। तो यानी कि उसमें क्या लिखा आगे, इन सबकी बैलेंसी कितनी होगी, +1। यानी कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबकी बैलेंसी कितनी होगी, +1। जैसे कि H की भी कितनी हो जाएगी, +1। तो इसीलिए क्या लिखा जाता है, H+ लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। Na के ऊपर भी क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। NaCl में देखा Na+Cl-, K+। अब Rb+CS+, Fr+, ये जल्दी नहीं देखा होगा। अगली ट्रिक देखो इसमें लिखी है, एस ब्लॉक में क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये लिखी है। अब उसमें क्या है, इसमें होता है कि +2 आता है, इसकी बैलेंसी क्या है, +2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप
ये ट्रिक है। इन सब में यानी कि इन रो में, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आए उन सबकी बैलेंसिंग कितनी होगी, +2। यानी कि बेरिलियम के ऊपर भी जब भी चार्ज लिखा जाएगा तो वो कितना लिखा जाएगा, +2। मैग्नीशियम के ऊपर +2, कैल्शियम के ऊपर +2। ये इसीलिए जब फॉर्मूला बनाते हो किसी भी चीज का, जैसे कि अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करते हैं, Ca के ऊपर +2 लेते हैं और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 लेते हैं और फिर क्रिस क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, Ca, ये 1 आ जाएगा यहां, OH का होल ट्वाइस। Ca अब ये हो गया, तो इस तरह से क्रिस क्रॉस कराते हैं। 1 हम लोग क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। तो अब ये क्या हुआ, 2 S ब्लॉक के हो गए, तो इनके ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये सब सेकंड मेंबर के, ये सब फर्स्ट के हैं। तो ये हुआ इनकी ट्रिक। अब बात करते हैं ये 6। अब देखो इनकी बैलेंसी तो हमने पहले लिख दी है, अब इनकी ट्रिक क्या लिखी है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये लिखी। तो यानी कि अब इनकी ट्रिक लिखी है, इन सबकी बैलेंसी क्या होगी, +3। यानी कि बोरोन हुआ, इसकी भी +3, एल्यूमिनियम भी हमेशा इसीलिए देखो Al+3 लिखा जाता है जब भी इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो Al+3, Ga गैलियम, इंडियम, गैलियम सबकी कितनी हो जाएगी, +3। अगला ग्रुप अब कार्बन वाला, तो इसकी क्या हो जाएगी, C, कहे सीता, G, सुने प्रभु। ट्रिक है, तो अब ट्रिक क्या हुआ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या हुआ, लेड। तो यानी कि इन सबकी बैलेंसी कितनी होगी, +4। कितनी, +4। तो ये बैलेंसी याद करने की ट्रिक है और ग्रुप भी इसी तरह याद हो जाएंगे, एलिमेंट भी याद हो जाएंगे, एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। अब पता है क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक एलिमेंट दे दिया क्या, उसकी पोजीशन पूछ दी गई, तो ये इस तरह से पता होना चाहिए। अगली क्या है, देखो पढ़ो क्या लिखा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तब देखो क्या लिखा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सबकी कितनी हो जाएगी, +3। फिर अगला क्या है, उससे टीपो, तो यानी कि क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम, इन सबकी कितनी हो जाएगी, +2। फिर अगला क्या है, फिर कल 12 INT, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ISTT, यानी कि इन सबकी कितनी हो जाएगी, +1। और फिर लास्ट वाला क्या है, नीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रवीना, ये सब है। तो यानी कि इन सबकी ट्रिक्स है, इन सबकी ट्रिक्स से हमें क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल याद हो सकते हैं, उनके ग्रुप वगैरह भी याद हो सकते हैं, तो ये और सारी बैलेंसी याद हो सकती है। तो याद रखना होगा जो पहले पढ़ा है हलीना की रस से पढ़िया, जिसकी कितनी है, +1, यानी कि इसमें जो भी आएगा उसकी +1। फिर अगला क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें जो भी आएगा उसकी क्या होगी, +2। फिर बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसमें जो भी आएगा उसकी होगी +3। फिर कहे सीता जी सुने प्रभु, इसमें जो भी आएगा उसकी होगी +4। फिर उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान वाले, उसमें सब में +3। फिर उससे टीपो, उसमें क्या आएगा, +2। फिर कल 12 INT, उसमें +1। और फिर लास्ट वाला हीना नीना वाला, उसमें क्या हो जाएगा, 0। तो ये थी बैलेंसी। अब बैलेंसी के बाद आता है टॉपिक क्या, एटॉमिक साइज। तो अब एटॉमिक साइज को कंटिन्यू किया जाए। देखो अब टॉपिक आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या होगा, सबसे पहली बात एटॉमिक साइज होता क्या है। अभी हम लोगों ने एटम देखा था, ये क्या होता था, न्यूक्लियस, फिर ये हुआ आउटर मोस्ट, यानी कि सेल हो गई उसकी। अब एटॉमिक साइज होता क्या, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहा जाता। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कहां तक, टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, एक पीरियड में पढ़नी है, ये हो गया पीरियड और ये क्या हो जाएगा, ग्रुप। ये क्या पढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस का साइज। सबसे पहले ग्रुप में बात करते हैं। देखो क्या बताया, जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी। इसमें नंबर ऑफ सेल 1 थी, लिथियम में 2 हो गई थी, सोडियम में 3 हो गई थी, पोटेशियम में 4।
फिगर बना हुआ है पीरियोडिक टेबल के जस्ट ऊपर, देख सकते हो। और नहीं तो हमने लिखाया भी है, कहां पे देखना, नंबर इन ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय 1 यूनिट, एक एक सेल बढ़ती जाएगी। अब सोचो अगर कोई एक क्लास है, क्लास में तुम एक एक सीट बढ़ाते चले जाओ तो क्लास में मतलब रो की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि इसी तरह अगर लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो सोचो एटॉमिक रेडियस भी इसी तरह क्या होगी, एक एक सेल बढ़ती चली जा रही है। तो इसी अगर एक एक सेल बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो यानी कि क्या है, इन ग्रुप में क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। उसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। तो ये क्या हो गया, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। अब पीरियड में बात करें, पीरियड में एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होगा, देखो अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ नहीं रही है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रही है, तो यानी कि चांस बढ़ने के तो कम हो गए। यानी कि अब सेल बढ़ती तो सीधे सीधे कह देते साइज बढ़ रहा। अब इनमें क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ रहे हैं। देखो इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था, फिर उधर 2, फिर इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 अभी पढ़ चुके। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, एक एक बढ़ता चला जा रहा था। अब सोचो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा भाई, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता था किसके, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता था। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा भाई। इसमें नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 है। अगर एटॉमिक नंबर 3 तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 3, प्रोटॉन भी कितने, 3। इसमें प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 8। सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एक संख्या से बढ़ता जा रहा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, निगेटिव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरह से देखो दोनों की वैल्यू बढ़ती जा रही। अब वैल्यू बढ़ती जा रही तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा भाई। वो पास आते चले जाएंगे और एक प्लस माइनस थोड़ा सा पास, 2 प्लस माइनस और ज्यादा पास आए, 3 प्लस माइनस और ज्यादा पास आ गए, 4 और ज्यादा। तो इस तरह से प्लस माइनस जब बढ़ता चला जा रहा, प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ता चला गया। तो इस तरह से जब प्लस माइनस बढ़ता जा रहा है तो फिर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि क्या होगा, इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इसका रीजन दिमाग में रखना है इस वाले पॉइंट का। इसका तो इजी होता है, लिख दिया जाता है, इसका बहुत दिमाग से उतर जाता है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, अगर अब डिक्रीजेस होगा। अब इसका अगर बाई चांस भूल जाओ रीजन क्या है, तो रीजन हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। न्यूक्लियर चार्ज यही था, एक प्लस बढ़ता जा रहा था, एक एक प्लस बढ़ता जा रहा था। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो एक एक प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। जब एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो यही कहा कि इंक्रीज होता जा रहा था न्यूक्लियर चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, खींचता जा रहा था अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन खींचता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचता चला जाएगा, तो साइज उसका क्या होगा, छोटा। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जा रही है। अब लेकिन एक पॉइंट होता है कि जो ग्रुप में लास्ट में ये नॉवल गैसेस जो हैं, ये हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, इनका हमेशा साइज कह दो इसका, इससे इसका छोटा साइज, फिर इसका छोटा होगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, साइज छोटा होता जा रहा है। यही तो है पीरियड का मतलब। पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इससे छोटा इसका होगा, फिर उससे छोटा इसका, फिर उससे छोटा इसका, फिर उसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन वही कहा जाता है जो ग्रुप में नॉवल गैस होती है उसका साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, यानी कि वो सबसे आगे आएगा। अगर हम इसका ऑर्डर लगाएं तो क्या होएगा, सबसे बड़ा होएगा आर्गन का साइज, उसके आगे सोडियम, मतलब उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन। ठीक, अगर ऊपर वाले का लगाएं तो सबसे बड़ा किसका होगा, ऐसे लगाओ, सबसे बड़ा किसका होगा, बाद वाले का, यानी कि नियन का, नॉवल गैस का। उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो इस तरह से साइज। अब देखो उसमें भी लिखा हुआ, नोट्स उठाओ, एटॉमिक साइज। तो उसमें एटॉमिक रेडियस देखो, ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, जब हम नीचे जाते हैं
इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो इंक्रीज हो रही है बिकॉज अ न्यू सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड, क्योंकि एक न्यू सेल ऐड होती जा रही है। कह रहे देयर इज एन इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो ये सब डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही थी, ये सब डेफिनेशन लिखी है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे जैसे देखो इसमें भी चाहे जो फिगर बना हुआ था पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसमें तुम खुद देखो जो लिथियम का एक आउटर मोस्ट सेल में अगर तुम लिथियम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक के एक लाइन खींचो रेडियस, और एक फ्रांजियम में खींचो, देखो सबसे बड़ी किसमें है, फ्रांजियम में आ रही है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही, तो साइज भी क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो सबसे बड़ा किसका होगा, हाइड्रोजन से बड़ा होगा लिथियम का, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम, उससे बड़ा फ्रांसियम। तो यही ऑर्डर देखो लिखा है, सबसे बड़ा फ्रांसियम का। और यही चीज इसमें भी वैलिड होगी, फ्लोरीन से बड़ा फ्लोरीन, एक एक नई नई सेल बढ़ती जाएंगी, तो सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यही ऑर्डर उसमें दिया। ठीक, अब उसके बाद लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में देखो क्या दिया है, कह रहे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड, यानी कि अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब देखो इसका एक्सप्लेन रीजन लिखा है, ये तो हमने शॉर्ट बता दिया, लिखा है ड्यू टू, कह रहा है बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। कह रहा है एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर है लेफ्ट टू राइट जाने वो क्या है, बढ़ता जा रहा है 1 बाई यूनिट, 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, यानी कि एक एक यूनिट बढ़ता गया। तो कह रहा था atomic number of element increases which means the number of protons and electron in atom increases। मैं बताया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। कह रहा है ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अब क्या है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर क्लोजली, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव तो उतनी ज्यादा वो निगेटिव को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि और पुल्ड क्लोजली, और ज्यादा खींचे जाएंगे टू द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, और साइज घट जाएगा। तो लिखा हैंस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो यही लिखा है क्योंकि उसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देखो यही दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब देखो इसमें लास्ट में फ्लोरीन के बाद में नियन नहीं लिखा है, फ्लोरीन के बाद उसमें नियन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा पॉइंट टू नो द एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉर्मल गैस इन करस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ऑक्टेट। वो उसका एक्सप्लेनेशन उतना नहीं, लेकिन बता दिया नियॉन के सबसे बड़ी होती है। चाहे इस पॉइंट को लिखो ना वो ठीक है, या तो लिखो ना, और लिखो तो ये याद रखो सबसे पहले नॉर्मल गैस आएगी, नॉर्मल गैस अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है। अब आती है मेटेलिक करेक्टर की बात, मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर। पहले ये नोट करता हूं, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट करते रहना। ठीक, अब बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर की। मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर हो जाए, फिर ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। फिर एक वर्ड केवल बचेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो भी बता देंगे। देखो मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर एक साथ फिनिश होता है। देखो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो अपनी देख ली, काफी कुछ समझ में भी चीजें आई होगी। एक चीज ऑब्जर्व करो, जो यहां पे रखे हैं एलिमेंट, ये सारे क्या हैं, ये सब जितने रखे हैं ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ये सब क्या है, मेटल्स। और वहीं पे जो इधर साइड रखे हैं वो क्या है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। तो यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स, और राइट साइड में नॉन मेटल्स। ये चीज समझ में आई, यानी कि एक साइड क्या है, इधर साइड मेटल्स और इधर साइड नॉन मेटल्स। ये एक पॉइंट। अब देखो समझो, अब हम मेटल्स की तरफ खड़े हैं, मेटल्स की तरफ खड़े हैं, मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक बढ़ेगा। मेटल से हम नॉन मेटल गए तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन मेटल उधर है और इधर मेटल है। तो यानी कि इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्ट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब जब नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है, यानी कि नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है, तो मेटेलिक क्या होगा, अपने आप घट जाएगा। भाई कोई चीज अपोजिट में बढ़े तो इसके अपोजिट क्या होगी, घटेगी। तो मेटेलिक क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। पॉइंट समझ में आया। अब इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है लोगों को, ये पॉइंट तो सीधे सीधे दिख जाता है, कौन सा, पीरियड वाला। अब ग्रुप वाला देखो, ग्रुप वाले में क्या होता है, आप देखिए समझिए, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाने पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा आप इसको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। एक क्लास में एक सीट पड़ी है,
फिर एक और क्लास है जिसमें 2, इसमें 3, इस तरह से क्लासें अलग अलग हैं। मतलब ये एक क्लास है जिसमें 1 सीट है, फिर एक क्लास है जिसमें 2 सीटें हैं, फिर एक क्लास है जिसमें 3 सीट है, फिर एक में 4, फिर एक में 5, फिर एक में 6, फिर एक में 7। अब बच्चे बैठे हुए हैं, ये बताइए जिसमें एक बच्चा बैठा है पहली सीट पे, क्या वो उसका निकलना आसान है क्लास से? टीचर सामने खड़ा है, नहीं। लेकिन जो 7वें में है, क्या उस पे इतना बच्चों का मतलब टीचर का उस बच्चे पे इतना कंट्रोल होगा? जो लास्ट में बैठा नहीं होगा। तो 7वां वाला धीमे से क्या है, चुपचाप अगर गेट पास में तो निकल जाएगा, और वहीं पे पहला वाला क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो जो जितना दूर होगा, यानी कि टीचर के रीच से जो बच्चा जितनी दूर होगा, इसे समझिए अगर कोई बहुत बड़ी क्लास है तो टीचर से जो बच्चा जितनी दूर होगा वो उसकी रीच में उतना ही कम होगा, तो उसका अगर वो चुपचाप चाहे तो बाहर निकल सकता है। तो ये इसी चीज को इसमें रिलेट करिए, यानी कि जिसका साइज, जिस क्लास का साइज हमने कही जितना बड़ा होगा तो उसी में उस टीचर की कैपेसिटी उतनी कम होगी उसको होल्ड करने की, यानी वो टीचर उसको उतना ही कम कंट्रोल कर पाएगा। तो जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा तो उससे निकलना आसान है। अब इलेक्ट्रॉन, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले लेक्चर शुरू करते बताया था, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, लूज करने की, यानी कि बाहर निकलना, बच्चा बाहर निकलना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो गया। तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी हो रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी हो गया तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसका रीजन क्या है? बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन मेक्स इजी। ऐसे लिखो, एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ सेल्स increases, electron donation becomes easy. Electron donation becomes easy. ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए नोट्स उठाइए, उसके एग्जांपल थोड़े से देखे जाए। तो अच्छा एक चीज चलिए बता देते हैं, नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो यही ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा लिथियम का होगा, फिर लिथियम से ज्यादा सोडियम, तो यानी कि यही ऑर्डर क्या हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर का हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये वाला एग्जांपल उठाते हैं, क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। कहा गया इनको इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में लगाओ, तो नीचे जाने पे हमें क्या पता चला? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान है। तो सबसे नीचे कौन आता है? देखो स्ट्रोंटियम है, तो स्ट्रोंटियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम, फिर बेरिलियम। ठीक, अब कहा गया अगर नॉन मेटेलिक में इसको लगाओ, कह दिया इनका नॉन मेटेलिक लगाओ, तो इसके साइन क्या कर देंगे? अपोजिट। नॉन मेटेलिक सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम। तो ये किसका हो गया? नॉन मेटेलिक का। और ये किसका हो गया? मेटेलिक का। अब शीट उठाते हैं नॉन मेटेलिक और मेटेलिक एक बार फिनिश करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर कह रहा है इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। यह भी बताया कि एटम क्या होते हैं? जिनको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, यानी लूज कर सके। इन पीरियड अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या डिक्रीज हो रहा है। तो देखो हमने बताया मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब क्यों? क्योंकि उसका सीधी बात है, इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या आसान हो रहा था। अब नहीं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमने देखो बताया था, एक इलेक्ट्रॉन है डोनेट करना आसान है, 2 है डोनेट कर लेगा, 3 है थोड़ा सा दिक्कत लेकिन कर लेगा, 4 ये तो शेयरिंग, 5 भाई ये तो डोनेट ही नहीं करता, ये तो गेन करने लगता है, 6 ये भी गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता था और ये तो गेन ही नहीं करता था। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने लगे थे, तो यानी कि लूज तो करते नहीं थे। तो जब लूज करने की प्रॉपर्टी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसीलिए क्या हो गया? यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल देखो यही दिया है, सबसे ज्यादा किसका है? मेटेलिक कैरेक्टर। कह रहा मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सेकेंड पीरियड। अब पीरियड में लगाया है तो पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर यहां जाने पे क्या हो रहा था? घट रहा था। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो देखो यही एग्जांपल लिखा है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा अगर इसको लगाए तो? भाई ग्रुप में लिथियम का होगा, भाई उधर जाने पे घटेगा तो लिथियम के बाद बेरिलियम है तो बेरिलियम का कम हुआ, फिर उधर जाने पे कम हो रहा तो और कम हो जाएगा बोरॉन का, फिर और कम उधर वाले का कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। अब पेज पलटो।
कह रहा इन ग्रुप, कह रहा ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में देखा हमने मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ये लिखा है मेटलिक कैरेक्टर व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान हो जाता है। ये लिखा एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डोनेशन बिकम्स इजी। एग्जाम्पल देखो यही लिखा है लीना यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला हमने बताया, ये हमने बताया था, यही एग्जाम्पल इसमें यूज हो जाएगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर, अब नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या, नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जब हम जाते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो रहा था, तो यहाँ पे मेटल नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो लिखा नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि टेंडेंसी जो होती है गेन इलेक्ट्रॉन की, ये लिख सकते हैं आगे क्या, बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसका ये रीजन हो गया। और मेटलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ जाता है, इसमें भी क्या रीजन है, बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। अब बात कर लिया है तो देखो ये लिखा बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज वर्ड क्या कि उस पर नेट चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या है वो डोनेट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है। सीधी बात है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर पढ़ना है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर में है क्या, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, डोनेट करेगा नहीं लास्ट में। अब जब डोनेट नहीं करेगा तो वही लिखा है बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टेंडेंसी जो गेन इलेक्ट्रॉन की है वो क्या है, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, उनमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ जाता है। अगला उन्होंने क्या है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ सेकंड पीरियड, तो इसका एग्जांपल उन्होंने दे दिया, उधर जाने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ता है। ग्रुप में नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या है, नीचे जाने पे घटता है, देखो बताया नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्या है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्यों, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जा रहा है तो टेंडेंसी जो है गेन इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, डिक्रीज हो जा रही है। एग्जांपल बता चुके फ्लोरीन क्लोरीन वाला। अब सीधी बात है, जब नॉन मेटलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे क्या है, डिक्रीज हो रहा है, जब नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाए तो सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक पॉइंट और बता दे, पहले 6 वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दे, नेचर ऑफ ऑक्साइड। बस इतना जानो, जो मेटल होते हैं, मेटल है, मेटल की ऑक्साइड नेचर में कैसी होती है, बेसिक, और नॉन मेटल की एसिडिक। यह भी फिर आएगा जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आएगा। मेटल की कैसी ऑक्साइड, बेसिक, और नॉन मेटल की एसिडिक। तो देखो लिखा है मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, एग्जांपल लिखे, नॉन मेटल जो है उनकी एसिडिक होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कह रहा है ये टेंडेंसी है जिसमें क्या जो इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या है अभी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो कोई एटम होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर में करते हैं। कहते हैं भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें पूरा करने के लिए अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, एक हम दे रहे हैं। अब लेकिन इनमें एक चालाक होता है, एक क्या करता है, धोखा दे देता है और ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो खींच लेगा उसके ऊपर, जो खींच लेगा वो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, जिसने खींच लिया तो वो निगेटिव आ जाता है, और जिसने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चीज होती है, तो ये जो खींच लेता है इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी वर्ड को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो देखो ये क्या लिखा, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या है, एक एलिमेंट की टेंडेंसी है जिसमें क्या करता है वो शेयर्ड पेयर को क्या कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जो किसमें होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में, कार्बन में पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कह रहा है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ये सब हटाओ। मेन तुम लोगों को क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चलो अच्छा बता ही दे रहे जो, कह रहा है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, कह रहा है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, या फिर साइज छोटा होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। अब क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इधर जाने पे देखो, इधर जाने पे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर बताएं, इधर जाने पे ये किसका था, मेटेलिक नॉन मेटेलिक का, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पीरियड में, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंबल हम बना दे रहे, एक्स होता है। तो इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है और इधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो सबसे ज्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बढ़ती चली गई, लिथियम बेरिलियम अराउंड कार्बन नाइट्रोजन, ये सब बढ़ती चली गई। फिर क्या कह रहा है, ग्रुप में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो गई। ये एक तरह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरह होती है, कुछ कुछ समझ सकते हो, ऐसा है नहीं, सही नहीं है ये चीज, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे लेवल पे आ जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक ऑर्डर दिमाग में रखना, फोन कॉल, ट्रिक क्या है, ट्रिक है फोन कॉल, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की, फिर होती है क्लोरीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। इसकी ट्रिक क्या है? फोन, FON, फोन कॉल। ये क्या है इसकी ट्रिक? फोन कॉल। अब देखो लास्ट में बात की जाए डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल है क्या? एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें एलिमेंट सारे अरेंज है, किसके? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। देखो लिखा द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर मेथड, डिस्प्ले करती है जो कि क्या? एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप, जो कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सब सेम ग्रुप में आ जाए। अब देखो समरी में क्या है? समरी में जितनी प्रॉपर्टीज हमने जो देखी है उन सब का क्या एक जनरल ऑर्डर लिखा है। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर जाने पे क्या है? बढ़ रही है, तो इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस का दिखाया डिक्रीज हो रही है, तो नीचे डिक्रीज करके इंक्रीज हो रही। एरो जिधर की तरफ है, अगर इधर एरो जा रहा है तो यानी कि इधर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, अगर इधर जा रहा है तो नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, अगर एरो ऐसा है तो नीचे से ऊपर जाने पे वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि नीचे जाने पे घट रही है। तो इस तरह का ये समरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। एक अच्छा चैप्टर था, ये पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक है। इसके नोट्स अगर जैसे ना भी दिमाग में, तो नोट्स पूरे PDF में लगे हुए हैं, इसको अच्छे से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिए। एक टॉपिक और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको जल्दी से थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक। याद आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पूरा नोट हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बता दें। देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? जल्दी समझिए। ये क्या हुआ? न्यूक्लियस एटम का, एटम की बात करते हैं। ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। उसके कितने सेल होते हैं? हमने 4 सेल बना रहे हैं। ये क्या होगा? 4 सेल, हमने पूरे पूरे सर्किट नहीं बनाए। ये क्या हुआ? उसका न्यूक्लियस। अब जो सेल होती है उसमें पहली सेल कहलाती है के सेल। कितनी? के सेल। दूसरी कहलाती है एल सेल, एल सेल। अब ABCD वाला ऑर्डर चलेगा, के एल, फिर M सेल और फिर N सेल। तो ये सेल होती हैं। आज सेल में फिक्स है, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 2। अगले में 8। कितने? 8। तो इसमें कितने होते हैं? हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट कर लेना। अगले में होते हैं 8, फिर अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितने? जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, 2 8 8 18 18, फिर 32 32, इसी तरह चलता है। 2 8 8 18, फिर 18, फिर 32 32। तो इस तरह से KLMN पहले इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर ये चीजें समझ में आएगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक। अब इसको आगे कंटिन्यू करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेहद इजी है, आना चाहिए। तो मैं क्या 20 तक पूरे आने चाहिए। तो सबसे पहले क्या एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के बाद क्या करना है? एटॉमिक नंबर के बाद सबसे पहले उसका उठाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है। जब तक सबसे पहले किसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, एक तरह से ये मानो 4 बॉक्स हैं। कितने? 4 बॉक्स। पहले में जब तक 2 फिल नहीं हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, जब तक गिनती 2 ना आ जाए तब तक अगले बॉक्स में जंप नहीं करेंगे। कितने? जब तक 2 ना हो जाए। फिर इसी तरह जब तक इसमें 8 ना हो जाए तब तक अगले बॉक्स में नहीं जाएंगे, यानी कि ये 2 हो जाए, फिर ये 8 पूरे हो जाए तब अगले बॉक्स में जाएंगे फिल करने के लिए, फिर ये 8 ना हो जाए तब तक इसी में फिल करते रहेंगे, और फिर ये पूरे ना फिल हो जाए। तो आप देखो पहला आए तो इसमें बॉक्स में, पहले बॉक्स में कितना आ सकता है? 1 ही आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तो 1। इसमें कितने आ सकते हैं? 2 पूरे आ जाएंगे, 2 मैक्सिमम रख सकता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2। अब कितने आ गए? 3 एटॉमिक नंबर, तो देखो 2 तो इसमें आ जाएंगे, तो 2 हमने लिख दिया। अब अगले बॉक्स में कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 हो गया। अगले में 2 कॉमन, अब बचे कितने? 2 बचे, तो 2 इसमें आ सकते हैं, 8 तक आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 2। फिर 5, 2 3 7 है, तो कितने बचे? 2 बचे, कितने? 4 बचे, तो 4 इसमें आ सकते हैं, आ गए। फिर 2 5
फिर इसी तरह 2,6 2, एक सेकंड कहीं 5 2, ये आया वैसे 2,4 2,5 2,6 9 वाले में देखो 2,7 तक आ सकते, 2,8 ये आ सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आता है 11, तो 2 आ गए, 8 आ गए, कितने हो गए 10। अब एक बचा, अब 8 के आगे इस बॉक्स में तो फिल नहीं कर सकते, अब अगले बॉक्स में जाएंगे, कितने फिल कर सकता है 8 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 8 1। इसी तरह फिर 2 8 2 2 8 3 2 8 4, फिर 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब देखो ये भी मैक्सिमम कितने फिल कर सकता था 8, लेकिन अब अगला वाला कितने तक फिल कर सकता 18, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब 8 के बाद इसमें तो आएगा नहीं, 9 तो होएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 1, फिर 2 8 8 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आप बात की जाए इसमें तो ये K, ये L, ये M, ये वाला पहला वाला कौन सा था K, अगला वाला L, अगर अगला वाला M, अगला वाला M। क्वेश्चन आ जाए एटॉमिक नंबर 17 के M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सी M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हैं 7। आ जाए एटॉमिक नंबर 16 में L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L सेल में 16 के, तो कितने हैं 8। क्वेश्चन समझ आया, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हुआ 2 चीजें, अब 2 चीजें और बता दें। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है पीरियड नंबर। क्या पीरियड नंबर लिखना आना चाहिए। पीरियड नंबर लिखना आसान है, कितने जितने नंबर आए, जितने वर्ड आए, 1 आया तो 1 2, इसमें भी देखो जितने बॉक्स फिल हो, 4 बॉक्स हमने बनाए थे, जितने बॉक्स फिल होंगे उतना ही उसका क्या होगा पीरियड नंबर। 1 बॉक्स फिल हुआ तो पीरियड नंबर 1, 2 फिल हो गए तो पीरियड नंबर 2, 3 फिल हुए तो 3, 4 हो गए तो 4, तो 4 में किसी में हुए, इसमें कितने बॉक्स फिल हुए 1, तो पीरियड नंबर 1, इसमें कितने 1, तो 1, इसमें 2 फिल हुए तो 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने वो 3 जगह, इसमें भी तो 2 ही फिल हुए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 2 2। अब इनमें सब में 3 3 हुए तो 3 3, इसमें भी 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 3, और फिर देखो यहां पे कितने हो गए 4 हो गए, 4 4। समझ में आया। अब बात करते ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर निकालना आ गया, अब क्या निकालना लास्ट टॉपिक ग्रुप नंबर। देखो 20 तक ये चीजें आनी चाहिए। अब ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाता है, ग्रुप नंबर जिनके लास्ट में 1 आ रहा है और जिनके लास्ट में 2 आ रहा है, जिनके ये लिख लो, जिनके लास्ट में 1 आ रहा है, जिनके लास्ट में 2 आ रहा है, उनका ग्रुप नंबर उतना ही होगा। और जिनका ग्रुप नंबर 3 से लेके 8 के मतलब लास्ट सेल में देखो, ग्रुप नंबर के लिए हमेशा क्या करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ो, दूसरा मार्कर ले लें, सबको क्या करो लास्ट वाले को गोले में कर दो जल्दी, ग्रुप नंबर लिखना आसान हो जाएगा। यही है आखिरी में सब में ग्रुप नंबर हमेशा क्या करेंगे लास्ट वाले देखेंगे, ये लास्ट वाले देखना है, जिसमें 1 और 2 आ रहे हैं वो वैसे ही लिख दो, और जो 1 और 2 यानी कि जिनकी वैल्यू 2 से ज्यादा है उनमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, रूल है। 1 या 2 आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे उतना ही लिख दो, और जिसमें 2 से ज्यादा वैल्यू आ रही है उसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। 1 आया कोई दिक्कत नहीं तो इसका ग्रुप नंबर 1, 2 आया तो ग्रुप नंबर 2। अब क्या यहां पे 1 आया कोई दिक्कत नहीं 1, 2 आया कोई दिक्कत नहीं 2, 3 आ गया अब दिक्कत है 2 से ज्यादा आ गया तो 10 जोड़ देंगे, 3 और 10 ग्रुप नंबर 13, 4 आया तो 10 जोड़ देंगे 14, फिर 10 और 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18। अब 1 आ गया कोई दिक्कत नहीं 1, फिर 2 आ गया कोई दिक्कत नहीं 2, फिर 3 आ गया तो 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18। अब 1 आ गया कोई दिक्कत नहीं 1 और 2। इस तरह ये पूरे सीक्वेंस हल्का इधर उधर होगा तो वो सही कर लेगा। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, अब पूरा लिखना आ गया। अब क्या है क्वेश्चन इसी तरह से आता, कोई अब तुम लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, कोई एक एटॉमिक नंबर दे दिया उसका क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वो किस पीरियड में आएगा किस ग्रुप में आएगा। तो ये पूरा तरीका सिखा दिया, इस तरह से पूरा चैप्टर रिवाइज होता है। ठीक, अब अगला चैप्टर केमिस्ट्री में कौन सा आएगा वो बता दिया जाएगा, उससे पहले थोड़ी सी फिजिक्स और बायो कंटिन्यू कर ली जाएगी। ठीक, अब ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।